हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5th लेक्चर की तरफ, जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्री। अभी स्टोइकियोमेट्री हम किसे कहेंगे? जब भी हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंबाइनिंग और हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओके, उस कैलकुलेशंस और उस टर्मिनोलॉजी को हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्री। ओके, लेट्स मूव। देखिए, it's a part of chemistry that deals with how much amount of each substance is involved in a chemical reaction. कितना अमाउंट का कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मोल्स या इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल इधर प्रेजेंट है। लेट्स से वी हैव दिस रिएक्शन, formation of water, that is 2H2 plus O2 gives you 2H2O. The balanced equation कहता है कि हम 2 moles of hydrogen लेंगे और वो हमेशा से ही रिएक्ट करेगा 1 mole of oxygen, एंड कितना प्रोडक्ट बनेगा? 2 moles of water. ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्रिक एक वेरी ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, हमको सिर्फ एक या दो एग्जांपल्स में समझ में नहीं आएगा। हमारा मेन फोकस स्टोइकियोमेट्री में क्या है? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमको कंसिडर करना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ने रिएक्ट किया है। ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ने कितना रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, या फिर कितना ज्यादा प्रोडक्ट हमारे रिएक्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। However, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हम स्टोइकियोमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी हमको हमारा फोकस रखना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास A और B है, बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से X मोल्स ऑफ A Y मोल्स ऑफ B के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर से मेरे पास B का वैल्यू Y से कम है, तो ऑब्वियसली A का वैल्यू X से ज्यादा हो तो भी, बिकॉज B का वैल्यू Y से कम है, तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट विल नॉट बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड नॉर्म्स। ठीक है, करेक्ट। मुझे यही एग्जांपल लेना। अगर से मैं 2H2 और O2 को कंबाइन करके वाटर बनाती हूँ, 2H2O बनाती हूँ, अगर से मैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टैंडर्ड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन स्टैंडर्ड लेती हूँ, तभी मुझे 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा। अगर से मैं हाइड्रोजन की वैल्यू 2 से कम करके इसे 1.5 मोल्स लेती हूँ, तो तब भी क्या मुझे 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा? नहीं मिलेगा। करेक्ट, तो यही तो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। सो द रिएजेंट दैट गेट्स कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन क्विकली, ओके, तो क्योंकि वो बहुत ही जल्द कंज्यूम हो गया, उसकी क्वांटिटी कम थी या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम था, और वो बहुत ही जल्द कंज्यूम हो गया, इसके वजह से प्रोडक्ट, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनना था, वो नहीं बन पाया। सो द रिएजेंट दैट गेट्स कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एंड इट रेस्ट्रिक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और अब उसका ऑपोजिट टर्म को हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब अगर से मेरे पास 2H2 होंगे और एक O2 रहेगा, तो दैट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। करेक्ट, अभी मैंने इंस्टेड ऑफ 2H2 1.5H2 1.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ले लिया है, तो वो बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। वैसे ही अगर से मैं इंस्टेड ऑफ 1O2 अगर से मैं लूंगी 3O2, तो तब भी क्या मुझे प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा? नहीं मिलेगा। करेक्ट, तो वो बन गया एक्सेस रिएजेंट, द रिएजेंट दैट इज taken in excess, and that even after formation of product, that reactant is available still, that is called as excess reagent. ठीक है, तो चलिए कुछ और रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, कुछ और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ हमारा फोकस डालते हैं। लेट्स चेक। तो पहला तो हो गया भैया मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कंपोजिशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, हमको पता है हम परसेंटेज का कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट, तो मास परसेंटेज किसे कहते हैं? जब मैं मास ऑफ एक कंपोनेंट, जैसे सोल्यूट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जैसे सोल्यूशन में क्या रहता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहते हैं। करेक्ट, हमको थोड़ा विल वेरी क्विकली रिकैप्चुलेट व्हाट इज द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर से हम सोल्यूशन ले रहे हैं, तो हम सोल्यूट किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? ओके, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है AB। ठीक है, वो बनता है A प्लस B से। ठीक है, तो
ए हो गया जो कि ज्यादा क्वांटिटी में अगर से मैंने लिया है उसको, तो हम उसको कहेंगे सॉल्वेंट। और मैंने बी को बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है, तो मैं बी को क्या कहूंगी, सोल्यूट। द सब्सटेंस दैट इज टेकन इन लार्जर क्वांटिटी is called as a solution solvent, and the substance that is taken in smaller quantity is called as solute. Okay, एक और definition है solute और solvent की। solvent retains its property in the solution, मतलब if I take a glass of water और मैं उसमें एक स्पून चीनी, शुगर या सॉल्ट ऐड कर देती हूँ और अब मैं उसको अच्छे से हिला देती हूँ, ओके, इफ आई डिसॉल्व इट, तो पानी का अमाउंट या फिर विजिबिलिटी रहेगी, लेकिन सॉल्ट या शुगर की विजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो कैन आई से दैट वाटर हैज रिटेन्ड इट्स प्रॉपर्टी, एंड कैन आई से दैट सॉल्ट और शुगर हैज लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में पहले तो वाटर हमने लिया है, कम क्वांटिटी में शुगर या सॉल्ट हमने लिया है, तो कम क्वांटिटी वाला क्या हो गया, शुगर या सॉल्ट क्या हुए हैं, वो हो गया सोल्यूट। वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। ओके, विच डिसॉल्व्स इज अगेन कॉल्ड एज सॉल्वेंट, which gets dissolved is called as solute। जो घोल सकता है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, या फिर जो घुल चुका है उसको हम सोल्यूट कहेंगे। ठीक है, तो अब हम जब मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लेंगे मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूशन, रेशियो ऑफ मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन, एंड परसेंटेज है तो इंटू 100 लगा देंगे। करेक्ट फॉर्मूला यहाँ बहुत सी सिंपल है, मास ऑफ द सोल्यूट, सिर्फ सब्सटेंस मतलब इधर सोल्यूट है, एंड मास ऑफ द सोल्यूशन, जो भी सॉल्ट एंड वाटर दोनों मिला के जितना अमाउंट हुआ, जितना मास हुआ है, सो दैट रेशियो इनटू 100, ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज। ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है, ओके, जहां पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करें, मास बाय मास परसेंटेज। नेक्स्ट हमारे पास है वैसे ही हम मास बाय वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जहां पे हम सोल्यूट का मास लेंगे लेकिन सोल्यूशन का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, एंड परसेंटेज है सो इनटू 100। ठीक है, वैसे ही हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कंसिडर कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये तीनों हो गए हमारे मास परसेंटेजेस। ठीक है, m by m is mass of the substance divided by mass of solution into 100, m by v is mass of substance divided by volume of solution into 100, v by v is volume of substance divided by volume of solution into 100। आई होप ये तीनों फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अगर से यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं। 10% W by W is weight by weight, हम M by M भी लिख सकते हैं, W by W भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। M by M NaOH means 10 grams of 10 grams of इधर हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो पानी कितना रहेगा इसमें, वाटर रहेगा 90 ग्राम, 10 ग्राम्स ऑफ NaOH रहेगा, तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया, 90 + 10 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। करेक्ट, सो 10 ग्राम्स ऑफ NaOH एंड 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये हो गया हमारा मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, मूविंग ऑन तो मोर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे जाकर, 12th में हो या फिर यूजी में हो, पीजी में हो, कहीं भी जाके हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हमको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमेशा हमारे साथ रहेगा। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलारिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी हैज 1 R इन इट, और उसका सिंबल हो गया कैपिटल M, जिसको हम मोल पर लीटर या मोल पर DM क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, कैपिटल M है उसका यूनिट, तो याद रखिए देयर, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, मोलारिटी R वाला, तो वो क्या हो गया, जब भी हम एक वैल्यू या एक सोल्यूशन कंसिडर करेंगे, उसमें जितने भी हम मोल्स ऑफ सोल्यूट डालेंगे, ओके, रेशियो सोल्यूट का मोल्स, मास नहीं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। हम इस पर मास या वॉल्यूम नहीं कंसिडर करें, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंसिडर करें। कितने भी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेंगे डिवाइडेड बाय रेशियो ले रहे हैं, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। देखिए इधर फॉर्मूला सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है, हाउएवर स्टेटमेंट वाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वो फॉर्मूला हो गया मोलारिटी। लेकिन जब हम फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज, अगर हम टर्म्स अच्छी तरह से याद रख ले। जस्ट नाउ मैंने एक एग्जांपल दिया था, जहां पे मैंने कहा था ए हो गया सॉल्वेंट जो कि हम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं,
ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। बी हो गया सोल्यूट, जो कि हम थोड़ी सी या कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में ले रहे हैं। ए इज सॉल्वेंट, बी इज सोल्यूट। तो जब अगर से द मेंशन द टर्मिनोलॉजी यूज्ड हियर इज WB, सम थोड़े बुक्स या थोड़े रिसोर्सेस में W2 भी यूज हो रहा है, बोथ आर सेम। अगर से ए सॉल्वेंट की जगह 1 और सोल्यूट की जगह 2 भी यूज हो रहा है, वो भी सेम रीडिंग ही दे रहा है। ओके, तो WBB स्टैंड्स फॉर सोल्यूट, सो वेट ऑफ द सोल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। देखें, क्योंकि यम बी है, हम यूज कर रहे हैं यम बी। ओके, तो ए हो गया सॉल्वेंट और बी हो गया सोल्यूट, या फिर नंबर 1 सबस्क्रिप्ट 1 फॉर सॉल्वेंट एंड सबस्क्रिप्ट 2 फॉर सोल्यूट हमको यूज करना है। ठीक है, तो हो गया वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय MB हो गया मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जब भी हम वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सारा सोल्यूशन लेंगे इन लीटर्स। यहाँ पे इन स्टेटमेंट हमने लिखा है इन लीटर, लेकिन जब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, हम सिंप्लीफाइड वर्जन में करेंगे, तो हम लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब भी हम लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे, सो वी विल राइट V डिवाइडेड बाय 1000, करेक्ट। सो वही 1000 को हमने फॉर्मूला में ऊपर लिख दिया है, हम ऊपर लिख के इन न्यूमरेटर, बिकॉज V डिवाइडेड बाय 1000 वो चला जाएगा, वो हो गया मल्टीप्लीकेशन एंड चला जाएगा न्यूमरेटर। तो WB इज द वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 divided by MV is the molecular weight of solute into volume of solution in liters. Okay, in liters, लेकिन कैलकुलेशन हम करेंगे in ml, तो इसके लिए 1000 हमको न्यूमरेटर। जब भी हम कोई कैलकुलेशन, मोलैरिटी कैलकुलेशन करेंगे in liters only, तब हम ये into 1000 नहीं लगाएंगे, हम लेंगे WB by MB into V, that's it। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, अभी आपको आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। जब भी बी मोलैरिटी, देखिए, ओके, मोलैरिटी, ये मोलैलिटी का नहीं, ये है मोलैरिटी का ही फॉर्मूला। एक कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक मोलैरिटी की वैल्यू हमको दी गई है, कोई सोल्यूशन है जिसका मोलैरिटी कुछ से 2 मोलर है, ओके, उसको हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी मिलाना है टू मेक इट से 5 मोलर, टू मेक द कॉन्सेंट्रेशन से 2 मोलर से टू मेक द कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोलर। ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो जब भी मोलैरिटी में ही इंटर कन्वर्जन या फिर वॉल्यूम चेंज या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करनी है, तो हम यूज करेंगे आसान सा फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो व्हाट इज M1? इनिशियली में हमने कितनी मोलैरिटी ली थी और इनिशियली उसका वॉल्यूम कितना था, फाइनली हमने उसका मोलैरिटी क्या चेंज किया और उसका वॉल्यूम कितना हो गया। सपोज मैंने जस्ट नो अभी एक एग्जांपल दिया, कोई सोल्यूशन लिया जिसका मोलैरिटी, इनिशियल मोलैरिटी थी 2 एंड इनिशियल वॉल्यूम था 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। ओके, फाइनल मोलैरिटी मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो 1 लीटर को मैंने बना दिया 2.5 लीटर, सो 2500 ml। तो अगर 4 में मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, तो मैं चौथा में क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकती हूँ, है कि नहीं? तो M2 में कैसे फाइंड आउट करूंगी? M2 होगा M1V1 ओवर V2, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, और 2 into 1000, 2000 ओवर 2500, करेक्ट। सो 5 4s are 20, 5 5s are 25, so 4/5 क्या हो गया? 4/5 0.8 कैपिटल M। सो जो इनिशियली जो 2 मोलार्स था, वो फाइनली हमको कितना हो गया? 0.8 मोलारिटी, और 0.8 मोलार हो गया। ओके, सो ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, याद रखिए, ये मोलैलिटी नहीं है, मोलैरिटी डाइल्यूशन फॉर्मूला। हाँ, नेक्स्ट हो गया हमारा मोलैलिटी। सी, मोलैरिटी और मोलैलिटी में थोड़ा सा फर्क है, हमको ये वैल्यूज जो है हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला वाइज चलिए चेक करते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी में थोड़ी फर्स्ट सिमिलैरिटी भी है कि WB जो कि फॉर्मूला हमने मोलैरिटी में भी यूज किया था, डिवाइडेड बाय MB जो कि फॉर्मूला हमने मोलैरिटी में भी यूज किया था। सो WB बाय MB हो गया नंबर ऑफ मोल्स। सो मोलैरिटी में हमने क्या लिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन इधर क्या लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सिर्फ सॉल्वेंट अलग से इन kg। लेकिन जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, वो kg को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हम वैल्यूज को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 डालेंगे, वो चला जाएगा न्यूमरेटर में।
सो WB into 1000 डिवाइडेड बाय MB into WA, ये हो गया फॉर्मूला मोलालिटी का। और मोलालिटी की यूनिट है स्मॉल m, मोलारिटी का यूनिट है कैपिटल M या फिर मोल पर लीटर। यहाँ पे मोलालिटी का यूनिट है स्मॉल m या फिर मोल पर केजी। ठीक है, हम इसको कंफ्यूजन में नहीं लाएंगे। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। मैं 1 लीटर पानी लूंगी, देखिए दो कंडीशंस है। मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने 1 लीटर वाटर लिया। ठीक है, अब मैं 1 लीटर वाटर में ग्लूकोज डालूंगी, कितना, जैसे 180 ग्राम। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये बीकर में कितना है, क्या 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 अवेलेबल है, 1 लीटर पानी या फिर 1 केजी पानी। क्योंकि हम जानते हैं फॉर वाटर एंड वाटर अलोन डेंसिटी एंड मास एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू सी, क्योंकि डेंसिटी 1 है वाटर का। ठीक है, तो 1 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैंने लिया 1000 ml दैट इज 1 लीटर ऑफ वाटर, जो कि हो गया 1000 ग्राम दैट इज 1 केजी। तो मेरे पास है 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर प्लस 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। सो टोटल वॉल्यूम, टोटल मास इस बीकर के अंदर क्या है, 1180 ग्राम्स। ये हो गया 1 मोल, 1 मोलालिटी, 1 स्मॉल m। लेकिन अगर से मैं एक बीकर लेती हूँ, इसमें पहले तो मैंने 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया प्लस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। कितना वाटर डालूंगी मैं, सो दैट द एंटायर मिक्सचर बिकम्स 1 लीटर। समझ रहे हैं, मैंने इसमें पानी अलग से लिया है, मास ऑफ द सॉल्यूट अलग से, मास ऑफ द सॉल्वेंट अलग से लिया है, मास ऑफ द सॉल्यूट अलग से लिया है। टोटल मास हो गया 1000 से ऊपर, 1000 प्लस 180। लेकिन यहाँ मैं फर्स्ट मेरा सॉल्यूट लूंगी 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज और उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी डालूंगी सो दैट द एंटायर मिक्सचर बिकम्स 1000। ये हो गया 1 मोलार। ठीक है, वो हो गया 1 मोलाल। सो 1180 ग्राम्स इज 1 मोलाल of glucose solution, whereas 1000 grams is 1 molar glucose solution। तो इसका मतलब 180 पानी कितना डालेंगे हम इसमें, 820 grams। 820 ग्राम प्लस 180 ग्राम is equal to 1000 ग्राम is 1 molar solution of glucose। 1000 grams of water plus 180 grams of glucose is equal to 1180 grams of mixture or solution। ये हो गया हमारा 1 molar solution of glucose। ठीक है, तो अभी आपको शायद फर्क समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम x या फिर काई ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन क्या है, ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है जिसका कोई यूनिट नहीं है, तो इट्स जस्ट अ नंबर। और पहला हो गया, और दूसरा इसमें और हम क्या वैल्यूज कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कंसिडर करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कंसिडर करेंगे। अगर मेरे पास सोल्यूशन है जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट के मोल्स कितने हो गए, दैट विल बी NB, बिकॉज मैंने जस्ट नाउ आपसे कहा है ए यूजुअली जनरली हम A फॉर सॉल्वेंट B फॉर सोल्यूट यूज करते हैं, या फिर 1 and 2, A 1 फॉर सॉल्वेंट 2 फॉर सोल्यूट। ठीक है, सो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मैं कैसे लिखूंगी, NB। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को मैं कैसे लिखूंगी, NA। तो मुझे मेरे पास सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अभी हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन है 1 मोल का रेशियो ओवर सारे मोल्स के रेशियो। ठीक है, तो if XA, if I consider XA, this is the mole fraction of solvent। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। रेशियो, उसका रेशियो हम परसेंटेज कुछ नहीं लगा, इधर हम परसेंटेज लगा देंगे तो ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन, करेक्ट। हम लेकिन इसका परसेंटेज नहीं कंसिडर करें, हम इसका सिर्फ और सिर्फ रेशियो कंसिडर करें, वो रेशियो ही मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ B हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अगेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मेरे पास 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स है, जैसे शुगर है, सॉल्ट है प्लस वाटर है, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, शुगर और सॉल्ट दोनों सोल्यूट हो गए, तो टोटल 3 कंपोनेंट्स हो गए। तो हम लिखेंगे XNA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB प्लस NC।
Likewise, XB is equal to NB divided by NA plus NB plus NC. वैसे ही XC will be equal to NC divided by NA plus NB plus NC. वैसे ही जितने सारे कंपोनेंट्स रहेंगे उतना हम डिनोमिनेटर में वैल्यूज ऐड करते जाएंगे। However, XA जब भी मैं परसेंटेज कंपोजिशन हम लेते हैं तो परसेंटेज ऑफ ऑल द एटम्स कितना रहेगा, हम उसको राउंड ऑफ करके कितना परसेंटेज कंसिडर करेंगे, 100%। वैसे ही यहाँ पे हम परसेंटेज या फिर कोई और यूनिट नहीं लगा रहे हैं, तो रेशियो का वैल्यू कितना रहेगा, यूनिटी। जैसे द अमाउंट ऑफ XA प्लस XB कितना हो गया, ऑलवेज इट विल बी यूनिटी। सो अगर से कोई सिंप्लीफिकेशन में अगर से मैंने ये फॉर्मूला डाला, मुझे XA की वैल्यू मिल गई 0.8, तो मैं XB कैसे फाइंड आउट करूंगी यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो हम करेंगे इफ दिस इज 0.8 तो प्लस XB विल बी इक्वल टू कितना, 1। तो व्हाट विल बी XB, 1 माइनस 0.8, वो हो जाएगा 0.2, करेक्ट। ऐसा, एंड हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे इसे, इट इज द रेशियो ओनली। ओके, सो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। हाँ, इधर पे है नोट, XA प्लस XB की वैल्यू हमेशा से ही यूनिटी रहेगी, क्योंकि हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं या फिर कोई भी सिंबल या फिर यूनिट नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो थोड़े से न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक के, सारे हमने अभी भी जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके रिलेटेड। However, let's move. मेरे पास है first numerical 1 mole of N2 and 3 moles of H2 is giving us 2 moles of NH3. 2 moles of nitrogen and half moles of hydrogen are taken in the vessel. How many grams of ammonia are formed? ठीक है, तो as per the balanced equation, हमेशा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो लेकिन इस एज पर दिस क्वेश्चन मेरे पास कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो मैं इक्वेशन फिर से लिख देती हूँ, N2 प्लस 3H2 कितना हो गया, 2NH3। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और कितना अमोनिया बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। मेरे पास अब फिलहाल कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, हाफ मोल। तो मैं दोनों ही एक साथ सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगी, क्योंकि दिस में भी शायद हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए, 1 मोल रिएक्ट करता है 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ। तो मेरे पास 2 मोल नाइट्रोजन है, तो मिनिमम मेरे पास 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, है कि नहीं, करेक्ट। लेकिन मेरे पास हाफ मोल ही है, तो मैं जस्ट लाइक दैट मैं इसको x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पास हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन मुझे पता लगाना है कि अगर मेरे पास 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, वो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, x विल बी इक्वल टू 2 into 3 डिवाइडेड बाय 1, बट सो दैट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमको चाहिए। लेकिन क्या हमारे पास 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, नहीं, हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एज पर द क्वेश्चन। ओके, अवेलेबल हाइड्रोजन कितना हो गया, अवेलेबल हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाफ, रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। तो देयरफॉर ये हाइड्रोजन हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अगर से हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो क्या सारा का सारा 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो चेक करते हैं। तो एक बार फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाइड वैल्यू लगाएंगे। मेरे पास है सिर्फ हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस टाइम आई विल मार्क नाइट्रोजन एज x। ओके, सो नाउ लुक एट द स्टैंडर्ड टर्म्स, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मेरे पास है कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मोल x के साथ रिएक्ट करेगा। अगेन मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी, ओके, आप समझ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, सो 1 into हाफ डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट। सो ये 2 नीचे आएगा,
सो x विल बी इक्वल टू 1/6। करेक्ट। तो हमारे पास अगर से इतना सारा नाइट्रोजन है तो और ये क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज फाउंड। ठीक है, जब भी में हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, हमारे पास 2 मोल्स अमोनिया बनता है। लेकिन अब फिलहाल हमारे पास हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन जो रिएक्ट करेगा सिर्फ 1/6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो हमारे पास कितना अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, तो द रेशियो अगेन मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक बार फिर से ये इक्वेशन इधर लिख देती हूँ सो दैट हमको कंफ्यूजन ना रहे। N2 प्लस 3H2 हम क्या कर रहे हैं, इज गिविंग अस 2NH3। ठीक है, तो सिर्फ हम हाइड्रोजन का वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि वही तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। सो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज गिविंग अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। करेक्ट। एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास कितना है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और कितने अमोनिया बनेगा उसमें से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अभी फिलहाल मेरे पास कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, हाफ, और यहाँ पे कितना बनेगा, x। करेक्ट। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x विल बी इक्वल टू 2 into 1/2 divided by 3। करेक्ट, तो हो गया 1 divided by 3, 1 divided by 3। तो हमारे पास हो गया 1/3 मोल ऑफ अमोनिया। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमको देगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमको देगा 1/3 मोल्स ऑफ अमोनिया। लेकिन हमको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 1/3 मोल्स का हम ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया का मास कितना है 17 ग्राम इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास 1/3, सो x ग्राम विल बी इक्वल टू 1/3। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/3 इंटू 17 अगर से हम सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 5.6 ग्राम ऑफ NH3। सिंपल। तो जब भी हमारे पास हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है हमको मिलेगा 1/3 मोल्स ऑफ ना अमोनिया। तो लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स उन्होंने पूछा है तो हम 1/3 इंटू 17 करेंगे। 17 क्यों, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन 3, तो 14 प्लस 3 17। सो दैट वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, 1/3 इंटू 17 हमको मिल जाएगा तकरीबन 5.6 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल काफी आसान है। अगर से हम MCQ में करें तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर से ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल वैल्यू में पूछा है तो हमको स्टेप वाइज ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर है 5.6। मास में ग्राम्स में पूछा है तो इसीलिए ये स्टेप कन्वर्ट करना जरूरी है। 5.6 ग्राम्स ऑफ अमोनिया मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल चेक करते हैं। देखिए हमारे पास है, वी हैव 23% ऑफ वेट बाय वेट एक्वियस यूरिया। यूरिया क्या फॉर्मूला मैं इधर लिख देती हूँ, इट इज द फर्स्ट एवर मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। नेचुरली तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको पता है, लेकिन जो रेवोल्यूशन आया वो यूरिया को लैब में बनाने के बाद ही आया। करेक्ट। तो मेरे पास है यूरिया, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, एंड 23% वेट बाय वेट एक्वियस यूरिया। How many grams of urea is required to prepare 5 kg of aqueous urea? Solution बहुत ही सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 23% मतलब अगर से मैं 100 ग्राम का सोल्यूशन दूं उसमें कितने ग्राम यूरिया रहेगा, क्योंकि एक्वेस सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली द सॉल्वेंट इज वाटर। यूरिया क्या बन रहा है इधर, यूरिया बन रहा है सॉल्यूट, वाटर बन रहा है सॉल्वेंट। ठीक है, तो 23% इज नथिंग बट 23 ग्राम्स ऑफ यूरिया। करेक्ट, 23 ग्राम यूरिया इन कितने ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम, 100 ग्राम सोल्यूशन है कि नहीं। 23 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अभी मुझे 5 kg का सोल्यूशन बनाना है तो मैं कितने ग्राम्स लूंगी, तो मैं लूंगी, अगर से मुझे 5 kg, तो मैं 5 kg को कन्वर्ट करके लिख रही हूँ 5000 ग्राम, तो मुझे कितने ग्राम्स ऑफ यूरिया लेना पड़ेगा। मैं हर 100 ग्राम के सोल्यूशन में 23 ग्राम्स ऑफ यूरिया डालती जाऊंगी तो मुझे 5000 ग्राम्स के सोल्यूशन में कितना ग्राम्स यूरिया ऐड करना पड़ेगा। सिंपल। तो इधर भी हम
सी केमिस्ट्री स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज ज्यादातर एंड होते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। हमको सिर्फ ये समझना है हम कौन सा टर्म कहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, ताकि हम जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हमको कोई दिक्कत ना हो। इवन इफ आई बाय मिस्टेक अगर से मैं x को इधर सब्सटीट्यूट करके 5000 को इधर डाल देती हूँ तो सारा का सारा न्यूमेरिकल चला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमको इतना रिलेट करना है, जो सेम वैल्यूज है वो एक दूसरे के नीचे ही आएंगे। जैसे हम एक दूसरे के नीचे ही आएंगे, जैसे हमने ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन लिया है तो इधर भी हम ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन लेंगे उसके नीचे। इधर हमने ग्राम्स ऑफ यूरिया लिया है तो इधर भी हम ग्राम्स ऑफ यूरिया लेंगे। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, x विल बी इक्वल टू 23 into 5000 डिवाइडेड बाय 100। करेक्ट, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। करेक्ट, तो 5 3s are 15, 5 2s are 10 plus 1 is 11, तो एक 0 है, ये इधर आ जाएगा। तो जब भी मुझे को 5000 ग्राम दैट इज 5 kg ऑफ सोल्यूशन बनाना है यूरिया का, उसमें मैं तकरीबन 1150 ग्राम्स ऑफ यूरिया ऐड करूंगी, क्योंकि परसेंटेज हमको मिला है 23 वेट बाय वेट परसेंट। तो हर 100 ग्राम में 23 ग्राम्स यूरिया जाएगा, तो 5000 ग्राम्स में 1150 ग्राम्स ऑफ यूरिया जाएगा। सिंपल। चलिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। हमको इस बार मोलैरिटी कैलकुलेट करना है NaOH सोल्यूशन का। ओके, बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम्स 4 ग्राम्स इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? मेरे पास सिंपल सोल्यूशन है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे ही हम फॉर्मूला डालेंगे, जैसे ही हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, बहुत से सारे टर्म्स हमको डायरेक्टली हमको फॉर्मूला में यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट करना है, ऐसे हमको आइडिया मिल जाएगा। तो फॉर्मूला लिखना बहुत ही जरूरी है, एटलीस्ट एट द बिगिनिंग लेवल्स। जब भी हम जस्ट नो हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, ग्रेड 11 में है, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में है, हमको बहुत से सारे न्यूमेरिकल्स प्लान करने हैं, तो तब उस लेवल पे जब तक हम प्रो नहीं बन जाते, फॉर्मूला डालना इज अ मस्ट। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला WB into 1000 डिवाइडेड बाय MB into वॉल्यूम। ठीक है, आई एम श्योर जैसे ही आप फॉर्मूला लिख रहे हैं आपको थोड़े थोड़े टर्म्स तो समझ आ ही गए होंगे, कौन सा वैल्यू कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो हमने वाटर है तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट बनेगा, तो इधर NaOH क्या बनेगा? सोल्यूट बनेगा। कितना अमाउंट ऑफ NaOH है? 5। करेक्ट, सो 4 as per the question 4 है into 1000 हो गया। सो न्यूमरेटर फिनिश। ओके, नाउ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ये देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। थोड़े से बच्चे क्या करेंगे, ये 4 ग्राम और ये 250 दोनों ही ऐड करके 254 लिखेंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट। रीड द क्वेश्चन। इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब पानी 250 ml नहीं लिया है, इतना पानी लिया है कि NaOH और पानी मिला के 250 हो रहा है। वाटर और NaOH मिला के 250 है, 250 अलग से नहीं लिया है। करेक्ट, सो फाइनल वॉल्यूम हो गया 250 ओनली। तो इधर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? बहुत सी सिंपल, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट्स चेक किया है। सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1। तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एटॉमिक मासेस कंसिडर करेंगे, हमको मिलेगा 40। सो वो 40 हम इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब सिंप्लीफाई कीजिए, वो 0 0 0। करेक्ट, तो 4 और 4 भी कैंसिल हो गया। 10/25, 5 2s 5 5s 2/5। 2/5 अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे हमको मिलेगा 0.4 यूनिट, नहीं भूलना, कैपिटल M। करेक्ट, उतना ही इजी, आसान है। आई होप इस लेवल से आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला डाल के तो थोड़ी सी तो आसानी होगी, एटलीस्ट एट द बिगिनिंग लेवल। नेक्स्ट, a solution is prepared by adding 360 grams of glucose and 864 grams of water in 864 grams of water. Calculate the mole fraction. ठीक है,
चलिए देखते हैं। फर्स्ट तो ग्लूकोज को फॉर्मूला लिख लीजिए, C6H12O6। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ कार्बन है 12, यहाँ पे 6 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन है 1 × 12, प्लस ऑक्सीजन का मास है 16 इंटू यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। सारे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 180। ओके, तो 180 हमको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में लिखना है, तो 180 ग्राम्स। तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो वेरी सून, वेरी क्विकली, इजीली फर्स्ट हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। हमको पता लगाना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, जो कि एक सॉल्यूट है। तो हम क्या वैल्यू लेंगे, हम सिर्फ कंसिडर करेंगे XB। तो XB का फॉर्मूला क्या हो गया, NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। करेक्ट। तो हम डू आई हैव, क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, नहीं है। क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज है, नहीं है। तो फर्स्ट हमको NB और NA की वैल्यू फाइंड आउट करना है। NB क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज ग्लूकोज। तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास बाय मोलार मास। तो गिवन मास एज पर द क्वेश्चन उन्होंने दिया है 360 ग्राम, एंड मोलार मास हमने जस्ट ना हमने कैलकुलेट किया है 180 ग्राम। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, 180 1 जा 2 जा, करेक्ट। सो NB की वैल्यू हो गई 2, उधर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। NA कैलकुलेट करते हैं, चलिए। वाटर हमको पता है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18। सो गिवन मास ऑफ वाटर इधर पे दिया है 864, मोलार मास ऑफ वाटर हो गया 18। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मैं 3 के टेबल यूज कर सकती हूँ, 3 6 6 24, 266 by 6, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 48। ओके, सो वो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इधर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NA हो गया, NB हो गया 2, NA हो गया 48, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो NB इज 2 divided by NA is 48 plus NB is 2, so 2 by 50, 2 by 50, 2 by 50 हो गया 1 by 25। तो 1 by 25 को अगर से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा से 0.00050 सा, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.04। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन द मिक्सचर हियर, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2, लेकिन मोल फ्रैक्शन है हो गया 2 मोल्स इन 48 प्लस 2, दैट इज 2 मोल्स इन 50 मोल्स। उसका रेशियो हम करेंगे तो हमको मिलेगा 0.04। कोई यूनिट नहीं लगाएंगे इधर पे, क्योंकि इट्स जस्ट अ मोल फ्रैक्शन इज अ नंबर। ठीक है, चलिए लास्ट न्यूमेरिकल पे थोड़ा हमारा ध्यान डालते हैं। डेंसिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलिए डेंसिटी क्या है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है। डेंसिटी ऑफ 3 मोलार, कैपिटल M है, सो मोलारिटी कंसिडर कर रहे हैं इधर। सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलालिटी। सो मोलारिटी दिया है और लेकिन बोल रहे हैं मोलालिटी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो ऐसे भी अदर वे अराउंड वाइस वर्सा भी पूछ सकते हैं। ये टिपिकल NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए सोल्यूशन ले लीजिए। ठीक है, 3 मोलार NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का फर्स्ट हमको मास कैलकुलेट करना है। सोडियम हो गया 23 प्लस क्लोरीन हम ले रहे 35.5, सो टोटल मास, फॉर्मूला मास हो गया 58.5 ग्राम्स। करेक्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है तो हम उसको उसके मॉलिक्यूलर मास को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया 58.5। यहाँ पे 3 मोल्स है तो मतलब 58.5 टाइम्स 3, इतने सारे सोडियम क्लोराइड के यूनिट्स उस 1 लीटर सॉल्यूशन में अवेलेबल है। 24 + 1 = 25। तो इतने सारे 175.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन।
ठीक है। तो अगर से हम 1 लीटर सोल्यूशन दैट इज 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन कंसिडर करें और उसका डेंसिटी भी अवेलेबल है, सो वी नो वेरी वेल डेंसिटी हो गया मास बाय वॉल्यूम। मुझे चाहिए मास, तो मैं क्या लूंगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑलरेडी अवेलेबल है 1.25, वॉल्यूम भी अवेलेबल है दैट इज 1000, क्योंकि 1 लीटर सोल्यूशन है ना, तो हम वॉल्यूम को 1000 कंसिडर करेंगे। तो 1000 इंटू 1.25 कितना हो गया, 1250। तो मास ऑफ द सोल्यूशन हो गया 1250। अब अगर से 1250 ग्राम्स में 1250 में सोडियम क्लोराइड भी है और पानी है, दोनों मिला के 1250 ग्राम्स हुए। तो अगर से 1250 ग्राम्स में सिर्फ 175.5 सोडियम क्लोराइड है, तो बाकी का कितना हुआ, वाटर हो गया। तो क्या मैं उसको सब्ट्रैक्ट करके मोलालिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट कंसिडर कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकती हूँ। देखिए एज पर डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ है, मैं क्विकली रिकॉल कर देती हूँ, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। मेरे पास वॉल्यूम ऑलरेडी है, करेक्ट, तो मुझे चाहिए उसका मास। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी और वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लेंगे 1000 ml एंड डेंसिटी एज पर द क्वेश्चन दिया हुआ है 1.25, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1250 ग्राम्स, करेक्ट। तो या और एंड 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है, 1 मोल की वैल्यू है 58.5, सो 3 मोल्स की वैल्यू हो गई 175.5, ठीक है। तो ये 1250 इज द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो इसमें से सिर्फ मैं सॉल्वेंट कंसिडर करूंगी, तो मैं सोल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। अगर से मैं सोल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 1074.5 ग्राम्स ऑफ ओनली वाटर और द सॉल्वेंट, ठीक है। तो मुझे चाहिए मोलालिटी, अभी मैं फॉर्मूला डालूंगी मोलालिटी का, मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सोल्यूट। गिवन मास कितना है 175.5 into 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ द सोल्यूट कितना हो गया 58.5 into मास ऑफ द सॉल्वेंट हो गया 1074.5। ओके, क्या आपको फॉर्मूला मोलालिटी का फॉर्मूला याद है? m इज इक्वल टू WB गिवन मास ऑफ सोल्यूट into 1000 डिवाइडेड बाय MB हो गया मोलार मास ऑफ सोल्यूट into WA मास ऑफ द सॉल्वेंट, करेक्ट, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो वही वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं। गिवन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 3 मोल्स है, तो 175.5 into 1000, मोलार मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जस्ट नाउ हमने कैलकुलेट किया 58.5 है, एंड मास ऑफ द सोल्यूट अलोन हमको कितना मिला 1074.5। ये सारा अगर हमें सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा 2.79 स्मॉल m। तो हमेशा से याद रखिए, क्योंकि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का वैल्यू फॉर मोलालिटी सोल्यूशन में ज्यादा आएगा। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर विल बी अबाउट 1000, ठीक है, तो वहां पे वैल्यू ज्यादा आएगा, तो फाइनल मोलालिटी में वैल्यू उसका कम आएगा। तो जब भी 3 मोलार सोल्यूशन है, मोलारिटी 3 मोल्स है, तो मोलालिटी की वैल्यू हमेशा, क्योंकि डेंसिटी इधर अवेलेबल है, तो मोलारिटी की वैल्यू मोलालिटी की वैल्यू L, मोलालिटी की वैल्यू हमेशा से 3 से थोड़ा सा कम ही आएगी। सो 2.79 इज द फाइनल आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, सारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपको बाय हार्ट करने हैं, सीखना है, उसको इंटर कन्वर्जन कैसे करना है वो सब आपको सीखना है। कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको लेक्चर देख के ये आइडिया मिल गया कि न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपका अगले वीडियो में दोबारा से ही कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आई विल गेट बैक टू यू। टिल देन बाय।